एसपी सिंह बघेल साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले जोरदार तालियों के साथ आपकी तरफ से उनका स्वागत होना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और विजन ऑफ न्यू इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर बहुत आगे लेकर के जा रहा है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो हम हैं। और बीते कुछ सालों में स्वास्थ्य पर डिपेंडेंसी के साथ साथ लोगों का फोकस, लोगों की निर्भरता बहुत ज्यादा रही है। तो इस क्षेत्र में किस तरीके से काम हुआ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे अहम मंत्रालय में बतौर एमओएस आप जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसके साथ ही चूंकि बात हेल्थ सेक्टर की हो रही है बघेल साहब, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आपका मंत्रालय इस वक्त किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आपकी प्राथमिकताएं क्या है? एक स्वस्थ मस्तिष्क में, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आजादी के बाद अगर मुझसे पूछा जाए चंद प्रमुख काम, शायद आप आगे पूछें, मैं उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड को नंबर 1 पर दूंगा। मैं अपने हिसाब से डिस्क्राइब करूंगा कि शिक्षा और चिकित्सा ये कॉमन होनी चाहिए। 1947 में गलती हुई, उसकी सजा आज तक हम पा रहे हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हालांकि शिक्षा में आपने नहीं पूछा है, लेकिन चिकित्सा में जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में ले रहे हों, अगले सवाल का जवाब इसी में है कि 11 करोड़ किसान सम्मान निधि पा रहे हों, 9 करोड़ महिलाएं अब कंडे से, ढेंचा से, खाड़ू से, गीली लकड़ियों से खाना ना बनाती हूं, सिलेंडर पाई हूं, तो इस 5 सितारा होटल में माइंड सेट करके जाइए कि ना तो दिल्ली पूरी लुटियन जोन है, ना पूरा देश जो है वो पैसे वालों का है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आजाद है। कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो उस आधा फुटपाथ पर आबाद से आप क्या सोचेंगे कि अगर मैं बीमार होता हूं, जगदीश गांधी जी हो रहे हैं, मंत्री हो रहा है और संतरी हो रहा है, उद्योगपति हो रहा है और रिक्शा चलाने वाला हो रहा है, यहाँ कुछ डॉक्टर्स लोग बैठे हैं, और ये पैथोलॉजिकल टेस्ट करके बताएं कि हम चारों को, एपीएल को, बीपीएल को, एलीट को और मंत्री को वायरल है, तो बोलिए इलाज तो एक ही होगा ना? तो क्या इस देश में इलाज एक सा हो सकता है? जी। तो जब 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, इनमें से कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता था, और डॉक्टर क्वालिफाइड यही कहेगा, नहीं मैं तो अब ये कहूंगा कि हम गांव के लोग जो हैं, मैं एक 32 घरों के गांव से यहां तक आया हूं, केवल 32 मकानों का गांव छोटा सा, जिसको अंग्रेजी में हेलमेट कहते हैं, हेमलेट कहते हैं और हिंदी में उसको मजरा कहते हैं। गरीबी भोगी नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन देखी बहुत नजदीक से। तो एक दिन तो हम लोग बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं, हम देहाती लोग। अगले दिन चाय में तुलसी का पत्ते डाल के जुकाम को ठीक करते हैं जी। तीसरे दिन काढ़े पे जाते हैं। चौथे दिन हमारी जेब में जो पैसे हैं उसके अनुसार हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी। क्वालिफाइड डॉक्टर, जो गंगाराम के यहाँ 5-7 लोग भी इनाम पाए थे, अवार्ड पाए थे, ये कहेंगे कि 5 दिन आपको एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। वो 80 करोड़ वाले कहते हैं भाड़ में जाए आपका कोर्स डॉक्टर साहब, मेरे पास जो 22 रुपए बचे हैं इससे दवाई दो। तब बिना रैपर के नीली पीली गोलियां खुली हुई कागज की पुड़िया में लपेट के दी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज हुआ करेगा। मैं इनके गंगाराम को 5 सितारा अस्पताल कहता हूँ, मेदांता को, गंगाराम को, अपोलो को। अब हमारे गांव के गरीब के लोग, इलाज हम सबको मरना है, लेकिन इलाज के अभाव में नहीं मरेगा, आयुष्मान कार्ड में उनका इलाज हुआ करेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा काम है। कोविड के लिए है कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जो एक किट हम नहीं बनाते थे जी, एक भी, तो 20 लाख किट आजकल बन रही हैं। 4.54 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। 1.59 लाख से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र हम लोग खोल चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के
लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि 9,304 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं और मैं CGHS कार्ड होल्डर हूं, लेकिन मैं कई बार महीनों नहीं दिल्ली आता हूं। तो क्षेत्र में दवाई लेनी पड़ी एक दिन, तो कोई गोली ली तो 116 रुपए की थी वो पत्ता, और जन औषधि केंद्र पर 20 रुपए का था। तो चिकित्सकों से भी कहना चाहूंगा, भैया जो आपके अस्पताल में फार्मेसी है, कृपया वही दवाई मत लिखा करो जो आपके यहाँ उपलब्ध है अथवा आपके मोहल्ले में जहां से कुछ वापस आता है। अब बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं जी। आप वो लिखिएगा ना, जेनरिक लिखिएगा, सॉल्ट से इलाज होता है या अपने नर्सिंग होम में जो मेडिकल स्टोर है उससे होता है, तो 50 से 90% फायदा होता है। ऐसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9,304 3 करोड़ अमृत फार्मेसियां सस्ती दवाई स्टिकर लगा करके खरीद कर हम लोग बचत लोगों ने की है। 66 बनाम 9 की बात आज करिएगा। मिसेज गांधी हमेशा कहती थी 47 से पहले 47 के बाद, तब से जमुना जी में बहुत पानी बह गया है। लेकिन मैं 66, 47 से 14 और 14 से 23 की बात करूंगा। 66 साल में जितने एम्स थे, ये 9 साल में उससे ज्यादा 15 नए एम्स। और एम्स की आज तारीफ करूंगा, इस देश में या तो बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी का नाम जानता है या एम्स को जानता है। ये दो लोगों ने, एक संस्था ने और एक व्यक्ति ने ये प्रसिद्धि पाई है। नहीं तो जीके में पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है और एम्स किस काम के लिए है, ये बच्चा बच्चा उसका जवाब दे देगा। तो 220 करोड़ वैक्सीन लगाई, 220 करोड़ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने। और कहा गया था 2 गज दूरी है जरूरी, तो 2 गज का इंजेक्शन तो आया नहीं था, फिर भी वैक्सीन अपनी जान जोखिम में डाल करके डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने और पैरामेडिकल ने की। और इस शताब्दी का सुनते हैं कि समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उच्च सर्वा घोड़ा निकला था, ऐरावत हाथी निकला था, निकला होगा। मैं भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म में विश्वास करता हूं, निकला होगा। थोड़ा साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी है। वैक्सीन का इतिहास 8 साल से 12 साल के बीच में होता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में नॉलेज एक्सचेंज करके, WHO से करके, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग रोज अप टू डेट होते हुए, हमारे ICMR जिसका आजकल मैं मंत्री हूं, उन्होंने वायरस को आइसोलेट किया और बायोटेक को दिया। तो ये वैक्सीन इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये अमृत है। तो इस शताब्दी का अमृत है वैक्सीन। और इस शताब्दी का सबसे घटिया बयान अखिलेश यादव जी ने दिया था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, तो उनके समर्थकों ने बहुत देर की लगवाने में, क्योंकि नेतृत्व की नकल होती है। मोदी जी से पहले ये आधा कुर्ता नहीं कोई पहनता था, जवाहर जैकेट दफन हो चुकी थी। ये लाल हरी नीली पीली जो चौहान साहब भी पहने हैं, ये 14 के बाद से पहननी शुरू की है। तो नेतृत्व की नकल होती है भाई। राजीव गांधी ने जिस स्टाइल से 80 के दशक में शॉल ली, कांग्रेस के लोगों ने उसी स्टाइल से शॉल ली थी। धोनी ने लंबे बाल रखे तो लड़कों ने रख लिए, एक दिन धोनी ने कटवाए तो नाइयों के यहाँ जगह नहीं थी। तो अखिलेश यादव को नहीं कहना चाहिए था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, इससे हमारे मूवमेंट को थोड़ा सा देरी हुई थी जी। तो 1500 से अधिक PSA यंत्र हैं ऑक्सीजन के। भगवान करे कभी किसी भी देश में ये सिचुएशन ना आए। अगर भारत में आती है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने जो है व्यवस्था कर रखी है। ऑक्सीजन हर जिला अस्पताल पर है, प्रतिदिन 20 लाख किट बना रहे हैं। मास्क तो सड़क पे ऐसे डोले फिर रहे हैं जो हमारे देश में केवल श्वेतांबर मुनि लोग लगाया करते थे जी। तो वो लोग वैज्ञानिक थे। जब वायरस नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब उन्हें पता था व्हाट इज ईटेबल, व्हाट इज नॉन ईटेबल। वो वैज्ञानिक लोग थे। कपड़ा में छानी, जैन लोग पानी छान के, आजकल हम लोग आरओ पीते हैं। तो पहले पट्टी मुंह पर श्वेतांबर जैन के लिए रखते थे, आजकल ना लगाने पे 1000 का जुर्माना भी हुआ। 15 करोड़ हम लोग टेली परामर्श भी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये इंटरव्यू 2-3 घंटे उपलब्धियां कई सारी है बघेल साहब। और जिस तरीके से 9 साल के कार्यकाल को प्रधानमंत्री मोदी के आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब तो ये विश्व के स्तर पर पहुंच चुका है, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपसे बिल्कुल बनता है कि 5 उपलब्धियां मोदी सरकार की कौन सी है, और जिसमें मैं चाहूंगी कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये जवाब जरूर दें। देखिए, जितने भी मिनिस्टर यहाँ पर आए होंगे, सब लोगों ने शौचालय की संख्या, आयुष्मान कार्ड की संख्या, किसान सम्मान निधि की संख्या, गैस के सिलेंडर की संख्या, एम्स की,
हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बताई होगी, लेकिन मैं वहां से शुरू करूंगा कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जो दिख नहीं रही है। ये लुटियन जोन है ना आपका, ये काजल की कोठरी है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रधानमंत्री 9 साल से अपनी मंत्रिपरिषद के साथ लुटियन जोन की काजल की कोठरी में रह रहे हैं और 9 साल में काला दाग ना लगा हो। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या बात। क्योंकि मेरे जन्म से पहले देश जब आजाद हुआ था तो कृष्णा मेनन साहब जिनके नाम से एक मार्ग है, जीप घोटाला हो गया था। पाकिस्तान से हम लड़ लिए थे 47 में, देन हमारा 62 में चाइना से हुआ, 65 में पाकिस्तान से हुआ, फिर 71 में पाकिस्तान से हुआ। क्या जीप घोटाला होना चाहिए था जब हम गरीब लोग थे? इसके बाद जब मैं जवान हुआ तो बोफोर्स, और बोफोर्स के तोप के गोलों ने कांग्रेस को ऐसा उड़ाया कि यूपी में आज तक नहीं आई है। इसके बाद 2G, ये पीढ़ी 2G वाली भी बैठी है, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ। तो कोई राजनीतिक आदमी के लिए कितना कठिन है कि काजल की कोठरी में 9 साल रहे और एक एक दस्तखत, मैं बड़ा खुल के बात करता हूं, अगर प्रधानमंत्री बेईमान है तो उसका एक एक सिग्नेचर करोड़ों अरबों का हो सकता है। तो राजनीति में तो बड़ा कठिन काम है। कोई फकीर टाइप का आदमी हो, औघड़ बाबा हो, परमहंस टाइप का हो, वही ये काम कर सकता है। तो न मांझी, ऐसे ही मोदी हैं, न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी, ये कैसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो नरेंद्र मोदी जी को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, पाने खोने का बैलेंस न करते हुए जो निर्णय लेते हैं वो गरीब हित में लेते हैं, समाज के हित में लेते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है देश के हित में लेते हैं जी। राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसा कैसे हो पाया? ये तमाम योजनाएं जो मैंने एक लाइन में वैसी कहा है, शौचालय, आवास, सिलेंडर, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि, किसान सम्मान निधि, गैस का सिलेंडर। मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ की रात कहानी है, हम चुंगी के स्कूल के बच्चों ने पढ़ी है। डनलप पिलो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले, या रेबन एबन का चश्मा लगाने वाले, और वो कौन सी राडो वाडो की घड़ी पहनने वाले, इसको रट सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं। इसके दर्द और मर्म को केवल वो समझ सकता है जिसने पूस की ठंडी रात एक पिछौरा में चादर में काटी हो। नरेंद्र मोदी चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, 10 बाई 12 के कमरे में परिवार के साथ रहे, माँ को चौका बर्तन करना पड़ा और खुद को चाय की केतली लेके, कुल्हड़ लेके ट्रेनों की खिड़कियों पे चाय बेचनी पड़ी। इसलिए ये योजनाएं गरीब कल्याण योजना बन पाई हैं। मैं तो भगवान से कहता हूं अगर जरा भी मैंने पुण्य किया हो तो जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश के प्रधानमंत्री उसी को बनाना जो महागरीब रहा हो जी। और रहा ना हो, लुटियन जोन में आके उसको अपनी गरीबी याद हो, तब जाकर के गरीबों के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं। जो बातें आप कह रहे हैं उसकी शुभकामनाएं हमारी तरफ तो से जो आपको आपने हैं। 5 पूछी हैं, जी। 5 पूछी थी ना कि कौन जी, सी 5? पांच उपलब्धियां। तो मुझे तो सबसे बड़ी छोटी है लेकिन अच्छी लगी। मेरी दादी, मेरी माँ, खुद मेरी नानियां सड़क पर शौच किया करती थी, और सड़क पर शौच करती हुई मेरे भाषण ज्यादातर ये एलीट क्लास में अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप लोग इंडिया के लोग हैं, मैं भारत का आदमी हूँ। मेरी बेटी ने कहा था कि जरा चैनल पे जा रहे हो कोट वोट पहन के चले जाना, अदरवाइज मैं लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा कहमाती हूँ। तो सड़क पर शौच करती हुई महिलाएं करती थी, अचानक हेडलाइट की कार आती थी, खड़ी हो जाती थी। नेहरू जी ने सबसे ज्यादा देखा होगा क्योंकि उस जमाने में हम ज्यादा गरीब थे। तो जब जिंदा थे तो सबूत देते ना कि संवेदनशील दिल है। मोदी जी ने 20,000 रुपए का जो शौचालय बनाया है, जो 11 करोड़ बने हैं, वो इज्जत घर है। पुलिस की नौकरी के दौरान बलात्कार की सूचनाएं आती थी तो 90% का मैटर ये होता था कि हमारी पत्नी, बहन या माँ शौच के लिए गई थी तो बदमाशों ने पकड़ लिया, क्योंकि शौच सूर्य उदय से पहले अंधेरे में जाती थी महिलाएं और सूर्य अस्त के बाद जाती थी। इस अंधेरे का लाभ बदमाशों ने भी उठाया। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शौचालय शब्द लाल किले की प्राचीर से कहा था तो नीचे कुछ महिलाओं ने रूमाल अपनी नाक पर रख लिया था। शब्द को सुनना उनको बुरा लगा था। आज मुझे खुशी है कि जब से इज्जत घर बनने शुरू हो गए हैं, बलात्कारों में कमी आई है। दूसरा, मैं मानता हूं कि जैसे भी मैंने भी शेर पढ़ा था ना कि
100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर हाथ रख के ये देश के आजाद। कोठियों से मुल्क के मेयर मापदंड को मत आकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इस आधे फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान के लिए हम गांव के लोग हैं, छप्पर में रहने वाली औरत महिला के लिए, पॉलीथीन में रहने वाली महिला के लिए और खपरेल में रहने वाली महिला के लिए अब प्रधानमंत्री जी ने मालकिन उसको बना दिया है। और ऐसे हम 4.5 करोड़ मकान में ग्रामीण आवास और शहरी में महिलाएं रहती हैं। तो मकान, द हाउस इज बिल्ट बाई हैंड एंड होम इज बिल्ट बाई हार्ट। तो उस मकान में फिर शौचालय बनाया, फिर उसमें गैस का सिलेंडर दिया, अब घर बना रहे हैं। अब मोदी जी उसको घर का रूप दे रहे हैं। और जब जुलाई में इसको गैस के सिलेंडर को, जिसको हम उज्ज्वला कहते हैं, मैं अपने हिसाब से बताऊं, मैं पुलिस की नौकरी में था तो एक बार छुट्टी पे घर गया तो माँ ने, हमारे यहाँ नियम था कि दिवाली घर पे सबको मनानी ही पड़ेगी। तो मैंने अपनी माँ को रात में 5 बार उठ के चूल्हा जला करके दूध को गर्म करते हुए बच्चों के लिए देखा। सुबह मैंने कहा आप तो सोई नहीं क्योंकि आप रात भर जगी हैं। तो उन्होंने कहा ना तो गैस है ना तुमने थर्मस ला के दिया है। मैं लौट के, आई वॉज पोस्टेड इन मेरठ, मैं मेरठ गया, वर्दी पहन के गया। तो मैंने वो, पहले ये गैस एजेंसी वाले भी पेट्रोलियम मिनिस्टर के बहुत नज़दीक होते थे, उसके विवेक पे मिलती थी। तो मैंने कहा मैडम मेरे को गैस चाहिए। तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दो। मैंने कहा कब आऊँ? बोले 5 साल बाद पूछने आना। तो मैंने जरा अपनी वर्दी पर सजे हुए सितारों को देखा कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा नहीं बहुत ज़रूरी चाहिए। तो उन्होंने कहा पेट्रोलियम मिनिस्टर से लिखा के लाओ। मैंने कहा हमारी हैसियत नहीं है। जाते हुए उनकी मारुति कार का नंबर नोट कर लिया। उन दिनों शहर में 4 थी। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हफ्ते में उनके मैंने 10 चालान किए। तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि आपको गैस कनेक्शन देंगे। तो मैंने कहा कि चूल्हा नहीं लूंगा क्योंकि चूल्हे में ही इनकम होती है। जब कनेक्शन मिला तो भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हे के साथ छुट्टी लेके संगम एक्सप्रेस में बैठ के जब मैं अपने गांव गया तो जो 3 पुलिस अफसरों की माँ थी उसने मुझसे ये कहा, मेरी माँ ने, कि इससे अच्छी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती। जब अषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में और भादों के महीने में जब लकड़ी गीली हो जाती थे, कंडे गीले हो जाते थे, ढेंचा एक होता है जिस पे लकड़ी बनती है, खाड़ू कहते हैं जो अरहर की लकड़ी से, तोई कहते हैं जो सरसों की लकड़ी से घर में खाना बनता था। घर में एक फुकनी होती थी जो मोदी जी ने गायब कर दी अब। तो फूंक फूंक के मोतियाबिंद हुआ। सरदार जी से कहना चाहूंगा कि दे देना, अभी 9 करोड़ हमने दिए हैं। तो हमारी माँ को तो मोतियाबिंद धुएं ने कराया था। जो 3 अफसरों की माँ ने कहा था इससे अच्छी कोई गिफ्ट नहीं है, आज अंतिम आदिवासी महिला को मोदी जी ने गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। इसलिए मैं इसको बड़ा काम मानता हूँ। बिल्कुल। चौथा, ये आयुष्मान का मैंने बता ही दिया। 5वां किसान सम्मान निधि। ये काली वाली स्टेज जितनी है ना, हॉल नहीं, शहर के लोगों को एक बताना चाहूंगा कि एक कूड़, पता नहीं समझे, एक विषय, एक विश्वा, आधा बीघा से भी कम, इस काली स्टेज के बराबर किसी के पास खेत होगा तो चाहे उसके आलू, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार चाहे 500 की हो, लेकिन मोदी जी का किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्तें साल में उसको मिलेंगी जी। खेती हमारी कब होती है? जब ज्यादा वर्षा से बच जाए, कम वर्षा से बचे, ओले पाले से बचे, जंगली जानवर और गाय से बचे, बाढ़ से बचे, सुखाड़ से बचेगी तब हमारी होगी। लेकिन मोदी जी के 6000 जरूर मिलेंगे। तो ये मैं चौथी बड़ी उपलब्धि। 5वीं बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है, ज्यादातर अपन नौजवान देश हैं और बेरोजगारी है। आपको पता है कि केंद्र सरकार की नॉन गजेटेड सभी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए और भाजपा शासित सभी राज्यों में नॉन गजेटेड नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। यहाँ तो आप समझ रहे हो गजेटेड नॉन गजेटेड, लेकिन गांव में मैं कहता हूं कि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी का थानेदार, रेलवे का ड्राइवर, कंडक्टर, इवन हमारे थाने का थानेदार, दिल्ली का कनॉट प्लेस का इंस्पेक्टर, अब इसका इंटरव्यू नहीं होगा। तो मैं भाषण दे रहा था तो किसी ने मेरे से कहा अंकल बहुत देर से आप बोल रहे हो, इंटरव्यू समाप्त करना। तो मैंने कहा बेटा अपने पिताजी से पूछना अगर हमारी उम्र का होगा। हम हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को चौहान साहब से हरा रहे हैं, जरूर गांव के होंगे। तो हम पॉलीथिन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर रोज काटते थे, निकली हुई फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे। पिताजी पे रुपए नहीं होते थे और बरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री द्वारा भेजे जाने वाली सूची में नाम लिखवा देता, इसलिए बेरोजगार हो गए और हम फिर एमपी हो गए। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था,
इंटरव्यू निकालने के लिए हुआ करता था, लेना है आगरा की स्पेलिंग बता, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं लगती थी, क्योंकि वो मंत्री में, ओएसडी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में, स्पेशल सेक्रेटरी में बढ़ जाया करती थी। इसीलिए मुलायम सिंह जी की सरकार में 4 जिलों के 80% सिपाही बनते थे, और उस 80% के 90% उनकी जात के बनते थे, और जात में उनके गोत्र में बनते थे। इसलिए इंटरव्यू समाप्त करना मैं आजादी के बाद का बड़ा काम मानता हूं। अगर आ रहा होगा तो कोई ले नहीं पाएगा, और ले रहा होगा तो कोई नहीं आ रहा होगा तो कोई ले नहीं पाएगा। इसलिए चेयरमैन के हाथों को काट दिया है मोदी जी ने। अब लाल कारपेट बिछा दिए, चले आओ शास्त्री भवन, चले आओ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और हमारे निर्माण भवन। ये 5वीं बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। बिल्कुल बघेल साहब, अब मेरे पास तो जितने भी सवालों की फहरिस्त थी, मुझे लगता है कि आपने अपने जवाब में लगभग सारा कुछ पूरा कर दिया। लेकिन विपक्षी एकता का जिक्र अगर करें, 2024 के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, 2024 या 2047, भाजपा की तरफ से क्या सोचा जा रहा है? जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। सेवा ही संकल्प के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी पैंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक लगातार काम कर रही है। विपक्षी एकता पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले एक बात कही थी कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे मोदी जी हैं, तो उसके खिलाफ, जरा शब्दों पे ध्यान देना, तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुरभी संधियां हुआ करेंगी और दुरभी गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही पटना में कुछ दिनों बाद कुछ होने की संभावना नजर आ रही है जी। इसको मैं कहता हूं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बल्कि अभी आज नाराज हो गई हैं, बहन जी नाराज हो गई, कुछ ट्वीट कर दिया है। तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो 4-5 प्राणी ऐसे हैं देश में कि चुनाव की, लोकसभा की चुनाव की पूर्व संध्या पर उनके प्रधानमंत्री बनने के वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही वो 14 और 19 में हारते हैं और 24 में हारेंगे तो फिर सैनिटाइज हो जाएगा उनका, फिर वो घर में बैठ जाएंगे। तो एक केसीआर साहब हैं, अब उनकी पार्टी का एक 6 बार का एमपी उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं जानता है, और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी ममता बनर्जी जो हैं, जब वो बंगाल की तरफ से आएंगी ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, मुगल सराय में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास रूपी बैरियर डाल देंगे, हम मुगल सराय से ज्यादा घुसने नहीं देंगे। केजरीवाल साहब ने भी आज कुछ पोस्टरबाजी की है। तो दिल्ली में 7-8 एमपी होते हैं, दिल्ली में वो सरकार बनाते हैं, लेकिन जैसे ही यूपी गेट से घुसते हैं वो वैशाली और कौशाम्बी की तरफ, तो उनका एक पार्षद यूपी में नहीं बनता है। तो जिनका पार्षद नहीं बनता है वो सांसद बनाते हुए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ, हमारे मित्र नहीं, उनका जिक्र ना हो, बिहार के मुख्यमंत्री का, जो सबसे ज्यादा आजकल परेशान है। तो बिहार वाले पहले तो विपक्ष के नेताओं को गंगा के उस पुल पे ले जाएं जहां 1200 करोड़ का गिरा है, तो जीरो ग्राउंड पे अपना सुशासन दिखाएं जी। तो उनका जो चुनाव चिन्ह तीर है ना, वो पूरा देश नहीं जानता है। तो मैं आज एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि स्टालिन साहब ने भी इच्छा जाहिर की है, डीएमके वालों ने। तो डीएमके के स्टालिन साहब, केसीआर साहब, ममता बनर्जी, केजरीवाल साहब और अपने नीतीश जी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सीट छांट लें और वहां चुनाव लड़ने में उनको ऑफर कर रहा हूं। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। दूसरी बात, इनके एडमायरर तक यूपी में नहीं है। मैं आज एक खुल के बात करूं, बिहार के यादवों, मुलायम सिंह यादव बिहार के यादवों के एडमायरर थे, लेकिन वोटर लालूच के थे। उत्तर प्रदेश के यादव लालू यादव के एडमायरर हैं, लेकिन वोटर मुलायम सिंह जी के थे। और ये जो 4-5 नाम लिए ना, इनके ना यूपी में वोटर है ना कोई एडमायरर है। और विपक्ष के गठबंधन पे बात करना चाहूंगा। आपके जन्म से पहले, चलो और पीछे चलते हैं, मेरे जन्म के बाद एक गैर कांग्रेसवाद का नारा लगा था। 9 राज्यों में समृद्ध सरकार बनी थी, चौहान साहब, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में, गोविंद नारायण सिंह जी मध्य प्रदेश में, देवीलाल जी और बीजू पटनायक साहब ने, ये लोग मुख्यमंत्री बने थे। क्या हुआ फिर? उसके बाद तो कांग्रेस बहुत बम्पर तरीके से आई थी। 1977 में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था,
और सारे विपक्षी नेता जेल भेज दिए गए थे DIR और मीसा में। तो दुष्यंत ने लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर और मेरे गांव का एक तांगे वाला था, बड़ा मस्त आदमी था, वो थाने के सामने से गुजरते हुए उसने कहा चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, तो उसको इमरजेंसी में बंद कर दिया गया था। हमारे हेमंत शर्मा बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उनके पिताजी मनु शर्मा ने आपातकाल पे लिखा था कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जो हमको इंटॉलरेंस कहते हैं, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता बंद कर दी थी। अगर आप कुछ बोल देती ना तो मीसा या DIR में जाती। तो 77 में क्या हुआ कि जैसे इमरजेंसी हटी, तो अभी आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हो ना, उसमें मर्जर हुआ था, पैक्ट नहीं हुआ था। 16-17 पार्टियां, जनसंघ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाई थी, दीपक चुनाव चिन्ह था, दीपक बुझा दिया गया था, मर्जर हुआ, जनता पार्टी हुई, चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। इतना बड़ा बहुमत आया था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी राजनाइन से, संजय गांधी हार गए थे रविंद्र सिंह से, लेकिन 27 महीने सरकार चली थी। मुरारजी भाई बने, उनको नहीं पसंद किया गया तो चरण सिंह जी बने, लेकिन 27 महीने। फिर ऐसी ही एक विपक्षी एकता 1989 में हुई, VP सिंह साहब प्रधानमंत्री बने और 4 महीने चंद्रशेखर जी के सीएम आए, 16 महीने। फिर ऐसे ही 1996 में एक विपक्षी एकता हुई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जनता जाने तो कि एकता का क्या होता है। तो देवगौड़ा साहब बने, फिर गुजराल साहब बने, 16 महीने। उत्तर प्रदेश में 93 में गठबंधन हुआ सपा बसपा का, सरकार बनी, 16 महीने चली, मायावती जी गुस्से में 4 महीने आए। हम इतनी पुराने गठबंधनों की क्यों बात करते हैं? 2019 के विगत लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था जी। और सपा बसपा गठबंधन में हमारे 63 MP आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो अखिलेश यादव रोज ट्वीट करते हैं ना, इस बड़ा दुर्भाग्य है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, जो समसामयिक घटनाओं पर धरना रैली प्रदर्शन तो नहीं करते हैं, जबकि लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। तो वो श्रीमान जी ट्वीट करते हैं और फिर आप मेरा घर मुझे एक तो घेरते हो, जब भी अखिलेश कुछ बोलते हैं तो देश भर के पत्रकार मेरे पास आते हैं, क्यों आते हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अपना बैटलफील्ड चुनने के बाद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं विपक्षी एकता पर, ये यूपी है जो 80 MP बनाती है। सेफई के परिवार पर मुझे मुलायम सिंह जी ने कहा जलेसर चले जाओ, जो कभी नहीं जीती गई, चला गया, 3 बार जीत भी गया। फिर मुझे कहा गया अखिलेश यादव से लड़ो, फिरोजाबाद लड़ गया, मेरी चॉइस नहीं थी। फिर कहा गया डिम्पल यादव से लड़ो, लड़ गया। फिर कहा गया अक्षय यादव से लड़ो, लड़ा। फिर अभी कहा गया करहल जाके लड़ो, लड़ा। लेकिन ये सेफई परिवार वाले अपना युद्ध का मैदान खुद चुनते हैं। द बेस्ट 5 सीट ऑफ यूपी जो यादव और मुस्लिम बाहुल होते हैं। मैडम, इसके बाद इस गठबंधन के बावजूद जो 2 बड़ी पार्टियों का हुआ था, बहन जी ने, बड़े मन से कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, 1 लाख वोट डिम्पल यादव को ट्रांसफर किए, फिर भी वो मोहतरमा कन्नौज से चुनाव हारी। अखिलेश के भाई अक्षय यादव को फिरोजाबाद में बहन जी 1.25 लाख वोट डाले, तब भी अक्षय यादव फिरोजाबाद हारे, और धर्मेंद्र यादव को 1 लाख वोट मिला, तब वो हारे। और अब सपा बसपा का गठबंधन हो नहीं रहा है। जी, बघेल जी, तो आप किस गठबंधन की, बिल्कुल आप किस गठबंधन की बात बिल्कुल, लेकिन कामयाबी के पटल पे पूर्णिमा, जिसको अपनी तस्वीर उकेरनी होती है, जिसको अपने शब्द उकेरने होते हैं, वो करके ही थमता है। तो क्योंकि टाइम साफ दिखा रहा है बघेल जी, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको कहना और हमें सुनना बाकी है। लेकिन इसके साथ ही पूर्णिमा, मैं 1 सेकंड लेते हुए, चूंकि सर कल आपने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और विश्व भर में योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम सभी की तरफ से और तालियों के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें तो मैं जन्मदिन मनाने का तरीका बता दूं। लाभ के पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ में आ रहा है, CEO, DM, SP, DIG, कमिश्नर, मंत्री, लाभ के पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को कभी सार्वजनिक रूप से अपना, बच्चों का और पत्नी का जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहिए। उदाहरण के तौर से अगर कलेक्टर जन्मदिन मनाएगा तो पूरे जिले के पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ADO, BDO, CDO ना चाहते हुए भी उपहार देने आएंगे। ईमानदार से ईमानदार मंत्री और अधिकारी अगर साल में 3 बार जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी मना लेगा तो करोड़ों की गिफ्ट आ जाएगी। इसलिए मैं, पुरुष छिपाते नहीं है उम्र कितनी हो गई है, द मैन इज ओल्ड व्हेन ही फील्स, वुमेन इज ओल्ड व्हेन शी लुक्स। मैं 63 साल का कल हुआ। योगा तो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय कर दिया, धन्यवाद
सुखद संयोग है कि मेरा बर्थडे है। जी। मैंने कल 63 पेड़ लगाए, फिर 63 लोगों ने रक्तदान किया, फिर 63 हेलमेट बांटे, क्या बात है। फिर 63 हमारे जोरदार ताली आपकी बजती हमारी रही। वाल्मीकि महिलाओं को 63 साड़ी दी, फिर कुष्ठ रोगियों के यहाँ, आप जहाँ रहती हो वहाँ जालमा इंस्टीट्यूट है और कुष्ठ आश्रम में 63 परिवारों को महीने भर का खाना एक दिन का नहीं दिया है। इसलिए अगर हम पूरा सदन तय कर ले कि बच्चों के जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, पुण्यतिथि पर, चलो पैसे वाले गरीब लोग हेलमेट नहीं बांट सकते हैं, लेकिन रक्तदान आपके तो कर इस सकते छोटे हैं से और संदेश पेड़ लगा से सकते बघेल हैं। जी बड़ी बात ये निकल कर 63 सामने आ हेलमेट रही में है से और 63 हम सब लोग इसको अपनाते हुए माफी चाहूंगी, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच शिखा बघेल जी, बहुत बहुत और शुक्रिया एक आपका। छोटा सा तोहफा सर के लिए, बिल्कुल। एक छोटा सा मोमेंट। एंड गिफ्ट कैन चेंज द हार्ट ऑफ गॉड। एक बार तालियां हो जाए बघेल साहब के लिए जल्दी से इस शानदार चर्चा के लिए।